हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आसियाना आस्की का भाग 51। आदित्य सोमित को अपने घर ले आया था। सोमित के बुरे हालातों के बारे में सिर्फ आदित्य और अनामिका को पता था। उन्होंने घर में किसी को सच नहीं बताया। आज संडे था, इसलिए सब घर पर ही थे। सोमित फ्रेश होकर बाहर चला आया। तनु थकान की वजह से काव्या के बगल में ही लेट गई और उसे नींद आ गई। सोमित को देखकर हॉल में बैठे राकेश जी ने कहा, अरे सोमित जी, आइए चाय पी लीजिए। सोमित आकर सोफे पर बैठ गया। राकेश जी ने सामने पड़ा चाय का कप सोमित को बढ़ा दिया और अपने लिए दूसरी चाय मंगवा ली। सीढ़ियों से उतरते हुए आकाश की नज़र सोमित पर पड़ी तो उसने उनके पास आकर कहा, गुड मॉर्निंग जीजू। गुड मॉर्निंग आकाश। दादी पूजा घर में पूजा कर रही थी और राधा अनामिका नीता के साथ किचन में। आकाश भी आकर सोमित के बगल में बैठ गया। आज वह बहुत खुश नजर आ रहा था। कुछ देर बाद आदित्य भी नीचे चला आया और आते ही सोमित से कहा, जीजू चाय पी आपने? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही पी। आपने? ठीक है, एक एक कप और पीते हैं। तो राकेश जी बोले, आदित्य आजकल कुछ ज़्यादा ही चाय नहीं पीने लगे हो तुम। उसके लिए आप अनामिका से कहो, उसी ने सबको आदत डाली है, वरना मैं अपनी कॉफ़ी के साथ खुश था। उफ, क्या दिन थे वो भी। आदित्य फ्लो फ्लो में बोलता ही रह गया। ये नहीं देखा कि अनामिका चाय का कप लिए उसके पीछे खड़ी है। जीजू ने आदित्य को इशारा किया तो उसने पलट कर देखा और झेपते हुए कहा, चाय चाय से अच्छा भला दुनिया में कुछ हो सकता है, और वो भी अनामिका के हाथ की चाय। कहते हुए आदित्य ने चाय का कप उठाया और पीने लगा। ये देखकर आकाश ने कहा, देखा पापा, कितनी जल्दी बदल गया ये लड़का। अच्छा आदित्य, तुम बता रहे थे दिल्ली में तुम्हारी कोई मीटिंग थी, क्या हुआ उसका? राकेश जी ने पूछा। तो आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि आकाश की ओर देखकर मुस्कुराया। तो आकाश ने उसे कुछ इशारा किया। आदित्य ने चाय का कप रखा और वापस ऊपर कुछ देर बाद एक फाइल के साथ आया और फाइल आकाश को दे दी। राकेश जी को कुछ समझ नहीं आया कि दोनों इतना खुश क्यों हैं। आकाश ने आदित्य को अपने बगल में आने को कहा और फिर दोनों ने अपने हाथों से राकेश जी को वो फाइल बढ़ाकर कहा, पापा आपका सपना अमायरा। राकेश जी ने फाइल ली और उसे खोलकर देखा। अमायरा के डिजाइन के साथ साथ उसमें काम के सारे पेपर्स थे जो कि राकेश व्यास के नाम से बने हुए थे। साथ ही दिल्ली की एक बड़ी कंपनी का एग्रीमेंट था। उसे देखते ही राकेश जी की आंखों के आगे अपना सालों पुराना सपना आ गया। अमायरा के नाम के साथ वे अपना डायमंड ज्वेलरी का काम शुरू करना चाहते थे, पर उस वक्त ज़्यादा पहुंच और पैसा न होने की वजह से राकेश जी उस सपने को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन आज सालों बाद उस लोगों को देखकर राकेश जी की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने दोनों बेटों को देखकर कहा, ये सब कब किया तुम दोनों ने? दोनों ने नहीं पापा, सिर्फ आदित्य ने। मैंने तो बस इसकी थोड़ी हेल्प की थी। कई सालों से हमारा आदित्य इसके पीछे पड़ा था और फाइनली इसने कर दिखाया। आप यकीन नहीं करेंगे पापा, दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर सिन्हा, जिनके पास किसी के लिए वक्त नहीं होता, उन्होंने हमारी कंपनी को अपने डायमंड्स देने का फैसला किया है। आकाश ने कहा तो राकेश जी की आंखों में आदित्य के लिए प्यार उमड़ आया और उन्होंने उठते हुए कहा, इधर आ आदित्य। आदित्य राकेश जी के सामने आ खड़ा हुआ। राकेश जी ने कुछ पल उसे देखा और फिर उसे गले लगाते हुए कहा, इतना सब क्यों किया तुमने बेटा? मेरे सपनों को अपना सपना बनाकर पूरा कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा। आप खुश हैं, इससे ज़्यादा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आदित्य ने राकेश जी के गले लगे हो कहा। एक वक्त था जब राकेश जी को हमेशा आदित्य से शिकायतें रहती, पर आज उनकी आंखों में आदित्य के लिए सिर्फ सम्मान था और मन में प्यार। राकेश जी ने आदित्य के कंधों को पकड़कर कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। पापा, थोड़ी मेहनत मेरी भी है। आकाश ने बाप बेटे का प्यार देखते हुए कहा। तो राकेश जी ने उसे भी गले लगाया और कहा, हाँ, मुझे अपने दोनों बेटों पर नाज है। राकेश जी ने राधा से सबको मिठाई खिलाने को कहा। आदित्य को खुश देखकर जीजू ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बहुत बहुत बधाई हो तुमको। जवाब में आदित्य मुस्कुरा दिया। राधा ने सबका मुंह मीठा करवाया। अपनी वहां आई तो उसने कहा, अरे वाह, आज मिठाई किस खुशी में खिलाई जा रही है। तुम्हें तुम्हारे हनी से फुर्सत मिले तब पता चलेगा ना कि घर में क्या हो रहा है। आदित्य ने अपने को छेड़ते हुए कहा तो अपने ने राकेश जी के सोफे के हत्थे पर बैठते हुए कहा, देखो ना पापा, आदित्य भैया फिर से मुझे छेड़ रहे हैं।
इसे कोई नहीं छेड़ेगा। वैसे तो तेरा हनी वहाँ कोई काम करता भी है या सिर्फ तुझसे बात करता रहता है? राकेश जी ने भी आखिर में अवनी को छेड़ ही दिया तो अवनी ने चिढ़ते हुए कहा, क्या पापा आप भी भैया की साइड हो गए? पापा को पता है तू तो चली जाएगी अगले साल, रहना तो नहीं हमारे साथ ही है। आकाश ने कहा तो अवनी ने पास पड़ा कुशन उसको फेंक कर कहा, आप तो बोलो ही मत, जब आपकी शादी हुई थी आप भी कितना बिजी रहते थे। ए मेरे भाई को मारना नहीं, कहते हुए आदित्य ने वही कुशन उठाकर अवनी को फेंक दिया। राकेश जी उठकर अपने कमरे की ओर चले गए, लेकिन उनके जाते ही एक छोटा सा कुशन युद्ध आकाश, आदित्य और अवनी के बीच में शुरू हो गया। जीजू खामोशी से बैठे बैठे सब देख रहे थे। राधा ने देखा तो उनके पास आई और कहा, आदित्य आकाश क्या कर रहे हो ये तुम दोनों? बहन को ऐसे कोई मारता है? देखो ना माँ, दोनों मिलकर मेरी टांग खींच रहे हैं। अवनी ने राधा के पीछे छुपते हुए कहा तो आदित्य और आकाश ने अपने अपने हाथ में पकड़े कुशन सोफे पर फेंक दिए। राधा ने देखा सोमित भी वहीं है तो उनसे कहा, सोमित जी आपने भी इन्हें मना नहीं किया? मौसी जी ये दिन बार बार नहीं आएंगे, कुछ महीने बाद अवनी शादी करके चली जाएगी, तब इन दोनों भाइयों को ये पल याद आएंगे। राधा मुस्कुरा उठी और कहा, हाँ ये सही कहा आपने, बस इस घर की खुशियों को किसी की नज़र न लगे। सोमित ने कहा तो आदित्य उनके पास आ बैठा और कहा, इतनी प्यारी फैमिली को किसी की नज़र नहीं लगेगी जीजू, हम सब हमेशा साथ रहेंगे, खुश रहेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहेंगे। अच्छा चलो अब बातें बहुत हो गई, सब चलकर नाश्ता कर लो, राधा ने कहा। सभी नाश्ता करने के लिए आ बैठे। दादू दादी राकेश जी पहले से वहाँ थे। आकाश, आदित्य, सोमित और अवनी भी आ बैठे। नीता ने सबके लिए नाश्ता परोसना शुरू किया तो राकेश ने देखा वहाँ तनु नहीं है। उन्होंने सोमित से कहा, सोमित जी तनु कहाँ है? मौसा जी उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए वो सो रही है। अच्छा बताया नहीं आपने, मैं उसे देख कर आती हूँ, कहते हुए राधा गेस्ट रूम की ओर चली गई। आदित्य की नजरें तो अपनी अनामिका को ढूंढ रही थी, वह बार बार किचन को देख रहा था। सोमित ने देखा तो धीरे से कहा, सब्र रखो आ जाएगी। अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, नाश्ते के साथ जूस नहीं आया इसलिए आप खाइए ना, आदित्य ने कहा तो जीजू नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद सभी इधर उधर हो गए। नीता चीकू को नहलाने के लिए ऊपर ले गई, अपने दोस्त से मिलने स्कूटी लेकर चली गई। दादू बालकनी में बैठे धूप सेकने लगे। दादी बैठकर कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ रही थी। राकेश जी अमायरा वाली फाइल लेकर आगे के काम को लेकर आकाश से डिस्कस कर रहे थे और आदित्य ऊपर था। अनामिका किचन से बाहर आई तो बगीचे में सोमित अकेले खड़ा है तो वह उनके पास चली आई और उनके बगल में खड़े होकर सहजता से कहा, इतना मत सोचिए जीजू, हम समझ सकते हैं इस वक्त आपको यहाँ रहना थोड़ा अजीब लग रहा होगा। आप नहीं जानते शायद, पर माँ और आदित्य जी आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके रिस्पेक्ट भी। आदित्य जी को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में भले हमने बताया हो, पर उन जिम्मेदारियों का एहसास उन्हें आपने करवाया है। जीजू सेट नहीं, आप पहले की तरह मुस्कुराइए ना, आप वैसे ही अच्छे लगते हैं। ऐसे सोमित ने सुना तो अनामिका की ओर पलटते हुए बोले, मैं वो सब नहीं सोच रहा अनामिका, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इतना खुश नसीब हूँ जिसे ये घर और इसमें रहने वाले लोग मिले। यहाँ सब अच्छे हैं और सबको बस एक दूसरे की फिक्र है, सबकी आंखों में एक दूसरे के सम्मान है, सबके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है और यही इस घर के लोगों की सबसे खूबसूरत बात है। सब मुझे देखकर ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, सब नॉर्मल पहले की तरह है। हाँ वो इसलिए क्योंकि कोई भी आपको एहसास नहीं दिलाना चाहता कि आप अकेले हैं, हम सब आपके साथ हैं जीजू। आज समझ आया कि आदित्य तुम्हें इतना पसंद क्यों करता है। क्यों? क्योंकि तुम में किसी को भी अपना बना लेने का हुनर है। तुम्हारी सीधी सच्ची बातों से भी पत्थर भी मोम की तरह पिघल जाए। सोमित ने कहा तो अनामिका मुस्कुरा उठी और कहा, और आपके साथ खड़ा हर इंसान खुद को महफूज महसूस करता है। अब मुस्कुरा दीजिए प्लीज। अनामिका के लिए सोमित मुस्कुरा उठे। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी गेट के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक लड़का निकलकर अंदर आया। उसे देखते अनामिका ने कहा, अरे अखिलेश जी आप यहाँ। सॉरी मैडम, संडे के दिन आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन चाइल्ड होम में कुछ ज़रूरी काम आ गया है। एक सर्वे के लिए कुछ अधिकारी आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। सिर्फ 10 मिनट मैम, उसके बाद आप फ्री हैं।
तो अनामिका बोली, आज इतवार है और आज का दिन हम अपने परिवार के साथ बिताना चाहते हैं। मैम प्लीज़, आपका उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। मैंने उनसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें वहाँ के ऑनर से ही मिलना है। तो सोमित बोले, अनामिका आई थिंक तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। हाँ जीजू, लेकिन आदित्य जी कल रात ही वापस आए हैं, हमारा ऐसे चले जाना उन्हें। वर्क इज इम्पोर्टेंट अनामिका, तुम्हें जाना चाहिए। पीछे से हाथ में 2 कॉफ़ी मग था में आदित्य आते हुए कहता है, जीजू कॉफ़ी मैंने बनाई है हम दोनों के लिए। अनामिका ने कहा, सच में जाएं हम? हाँ मैम, ये सर हैं। अखिलेश से रहा नहीं गया तो उसने पूछ लिया। जी अखिलेश जी, ये हमारे पति हैं मिस्टर आदित्य व्यास। हेलो सर, नाइस टू मीट यू। अखिलेश ने अपना हाथ आदित्य को बढ़ाकर कहा। हाय। आदित्य ने भी अखिलेश से हाथ मिलाया, लेकिन उसे उस लड़के से कोई पॉजिटिव वॉइस नहीं आई। लड़के ने आदित्य से कहा, मैडम आपकी बहुत तारीफ करती हैं, मैं हूँ ही तारीफ के लायक, है ना जीजू? आदित्य ने कहा तो अनामिका हंस पड़ी। और अखिलेश जी, आप गाड़ी में चलकर बैठिए, हम अभी आते हैं। अखिलेश और अनामिका के जाते ही आदित्य ने सोमित से कहा, जीजू आप क्यों नहीं अनामिका के साथ जाते? अनामिका का चाइल्ड होम भी देख लेना, अच्छा लगेगा आपको। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है अपने अनामिका को उस हैंडसम लड़के के साथ अकेले भेजते हुए? जीजू ने आदित्य की टांग खींचते हुए कहा। तो आदित्य बोल उठा, मुझसे ज़्यादा हैंडसम नहीं है वो, मैं तो इसलिए कह रहा था कि आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। खैर आपकी मर्जी। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ मैं अनामिका के साथ। आदित्य का फ़ोन बजा तो वह साइड में चला गया। कुछ देर बाद अनामिका भी चली आई। सिंपल चूड़ीदार सूट और दुपट्टे में वह बड़ी प्यारी लग रही थी। उसे देखते ही सोमित ने कहा, अनामिका तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँ? हाँ बिल्कुल चलिए ना, अनामिका ने कहा और दोनों वहां से बाहर चले आए। सोमित आगे बैठ गया और अनामिका पीछे। सोमित को साथ देखकर अखिलेश का मूड थोड़ा अपसेट हो गया। उसे देखकर सोमित ने कहा, ये गाड़ी ऑटोमेटिक है क्या? नहीं। अरे तो भाई फिर चलाओ इसे, हमें वापस भी तो आना है। सोमित ने कहा तो अखिलेश ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। उधर आदित्य फोन पर बात करते हुए काफी खुश था। उसने कहा, दैट्स गुड न्यूज, मैं आज ही आकर ऑफिस देख लेता हूँ और फाइनल टच भी बता देता हूँ। संडे का दिन था, लेकिन इसके बावजूद भी सभी काम में लगे हुए थे। सुमित अनामिका के साथ चाइल्ड होम के लिए निकल गया और कहीं न कहीं अखिलेश को ये बात पसंद नहीं आई। आदित्य ने अमायरा प्रोजेक्ट के लिए नया ऑफिस तैयार करवा लिया था, बस उसे फाइनल टच देना बाकी था, इसलिए तैयार होकर वह भी ऑफिस लोकेशन पर पहुंचा। आदित्य ने जैसा चाहा था ऑफिस बिल्कुल वैसा ही था। खुली जगह में 7 केबिन और एक बड़े हॉल के साथ ऑफिस के बाईं ओर सीढ़ियों की तरफ ऑफिस का मेन रूम था। खूबसूरत पौधों वाले गमले, हल्के नीले और सफ़ेद रंग की दीवारें, डेकोरेशन सब बहुत खूबसूरत था। सब देखते हुए आदित्य मेन रूम में आया, जिसकी दीवार पर एक बड़ा सा ए लोगो बना हुआ था और उसे 1/4 गोल्डन रंग की 5 इंच की प्लेट से गोल कवर किया हुआ था। लोगों के नीचे खूबसूरत अक्षरों में अमायरा लिखा हुआ था। उसी दीवार के बिल्कुल सामने बड़ा सा टेबल था और उसके साथ एक बहुत ही आरामदायक कुर्सी रखी थी। ऑफिस की खिड़की पर पर्दे लगे हुए थे और लगाकर एक सोफा रखा हुआ था। आदित्य को वह ऑफिस रूम बहुत पसंद आया और वह दीवार पर लगे लोगों के पास चला आया। आदित्य ने अपने जेब से रुमाल निकाला और उसे साफ करते हुए अपने साथ खड़े आदमी से कहा, मेहरा जी, सब काम बहुत परफेक्टली हुआ है। इस हफ्ते अमायरा के लॉन्च को लेकर एक छोटी सी पार्टी रखते हैं, उसके बाद काम शुरू कर देंगे। हाँ आदित्य बाबू, जैसा आपको ठीक लगे। मेहरा जी, एक काम कीजिए, इस ऑफिस में जिस जिस स्टाफ की ज़रूरत है उसकी एक लिस्ट बनाइए और कल पेपर में ऐड दिलवा दीजिए। मैनेजर की पोस्ट छोड़ दीजिएगा, आदित्य ने कहा। तो मेहरा जी ने पूछा, मैनेजर की ज़रूरत तो इस कंपनी को सबसे पहले होगी ना आदित्य बाबू? मेहरा जी, इस कंपनी को चलाने के लिए मेरे पास एक बहुत ही काबिल मैनेजर है, आप बस बाकी स्टाफ अरेंजमेंट करवा दीजिए। ठीक है, जैसा आप कहें। आप कुछ लेंगे, चाय कॉफ़ी? अरे नहीं मेहरा जी, मुझे अभी निकलना है, कहते हुए आदित्य वहाँ से चला गया। संडे का दिन था और कोर्ट वगैरह भी बंद थे। आदित्य ने दिल्ली कोर्ट के जज की मदद से हमेशा के लिए अपना ट्रांसफ़र इंदौर सिविल कोर्ट में करवा लिया। इंदौर कोर्ट में सारा काम होने में 1 हफ्ते का टाइम लगता और तब तक आदित्य फ्री था। ऑफिस से निकलकर आदित्य घर क्यों जाने लगा।
रास्ते में उसने बाइक एक शॉप पर रोकी और चीकू काव्या के लिए चॉकलेट्स लेकर वापस चला आया। आदित्य ने बाइक स्टार्ट की और घर आ गया। अनामिका सोमित के साथ चाइल्ड होम पहुंची। सोमित को चाइल्ड होम देखने का कहकर अनामिका ऑफिस में चली गई, जहां दो लोग पहले से ही बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। सोमित चाइल्ड होम में घूमकर देखने लगा। कुछ छोटे छोटे बच्चे वहां खेल रहे थे, कुछ बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, कुछ झूला झूल रहे थे। उन्हें देखते हुए एक प्यारी सी मुस्कान सोमित के होंठों पर तैर गई। सबसे खूबसूरत बात यह थी कि वहां हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान थी और सब खुश थे। सोमित चला जा रहा था कि दो बच्चे भागते हुए आए और एक सोमित के पीछे छुप गया। दूसरे बच्चे ने देखा तो कहा, देखो मोनू, बाहर आ जाओ वरना हम अनामिका दीदी से शिकायत कर देंगे। सोमित ने सुना तो मुस्कुरा उठा और कहा, बच्चों ये बताओ भाग क्यों रहे हो आप दोनों? अंकल, इसने ना मेरी ड्राइंग खराब कर दी, ये बहुत शैतान है, सामने खड़े बच्चे ने कहा। तो सोमित ने अपने पीछे खड़े बच्चे को पकड़कर आगे करते हुए पूछा, आपने इनकी ड्राइंग खराब की है? नहीं अंकल, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अगर आपने जानबूझकर नहीं किया तो फिर सॉरी बोलो इसे, सोमित ने कहा। तो लड़के ने उसे सॉरी कहा और सामने वाले लड़के ने तुरंत माफ भी कर दिया और दोनों हंसते मुस्कुराते साथ साथ चल पड़े। सोमित वहां से निकलकर बाहर लॉन की ओर चला आया। कुछ देर बाद अनामिका भी उनके पास चली आई और कहा, माफ करना जीजू, वो थोड़ा सा टाइम लग गया। आप बोर तो नहीं हो रहे हो ना? तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो अनामिका, इन बच्चों के चेहरे पर जो खुशी है वो तुम्हारी वजह से है। आई एम प्राउड ऑफ यू, सोमित ने कहा। तो अनामिका मुस्कुरा उठी और कहने लगी, आदित्य जी और घर वालों ने हमें सब कुछ दिया है, कोई कमी नहीं रखी। हमारे पापा की तरफ से भी बहुत सारी जायदाद और पैसा मिला, लेकिन ये हमारे किस काम का, इसलिए उन्हें बच्चों के लिए खर्च करना सही समझा। हम नहीं चाहते इनका बचपन भी हमारी तरह गुजरे। हाँ, तुम बहुत अच्छी हो अनामिका। सोमित ने आंखों पर लगा अपना चश्मा निकाला और जैसे उसे अपनी शर्ट से साफ करने लगा। अनामिका ने कहा, जीजू हमें दीजिए। अनामिका ने सोमित के हाथ से चश्मा लिया और अपने दुपट्टे के सॉफ्ट कॉर्नर से साफ करके वापस सोमित को बढ़ा दिया। सोमित ने चश्मा लेकर लगा लिया। कुछ देर अनामिका और सोमित खामोश बैठे बच्चों को देखते रहे और फिर अनामिका ने कहा, जीजू घर चलें? हाँ चलो, कहते सोमित उठा और अनामिका के साथ चल पड़ा। चलते चलते एक 5 साल की छोटी सी बच्ची अनामिका के सामने आकर खड़ी हो गई। अनामिका ने देखा तो बच्ची ने उसे नीचे झुकने का इशारा किया। अनामिका घुटनों के बल उसके सामने आ बैठी तो बच्ची ने उसके गाल पर किस किया और कहा, अनामिका दीदी, आप रोज यहाँ क्यों नहीं आते हो? अनामिका ने उसके गाल पर वापस किस किया और कहा, अब से हम रोज आएंगे, प्रॉमिस। बच्ची ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा। तो अनामिका ने अपना हाथ उसके नाजुक से हाथ पर रखते हुए कहा, प्रॉमिस। बच्ची खिलखिलाने लगी और फिर वापस जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलने लगी। अनामिका ने ड्राइवर को आवाज दी तो अखिलेश आया और कहा, मैडम मैं छोड़ आता हूँ आपको। नहीं अखिलेश जी, आप परेशान मत होइए, हम ड्राइवर के साथ चले जाएंगे, अनामिका ने कहा। तो अखिलेश ने हामी भर दी और वहां से चला गया। ड्राइवर ने गाड़ी निकाली। अनामिका और जीजू आकर गाड़ी में पिछली सीट पर बैठ गए। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अनामिका पीछे छूटते रास्तों को देखे जा रही थी। सोमित ने कहा, अनामिका एक बात बताओ, इतने बच्चों में सिर्फ उस बच्ची ने तुम्हें आकर किस क्यों किया? कुछ खास बात है क्या उसमें? अनामिका मुस्कुराई कहा, जीजू उसका नाम हमारी माँ के नाम पर है, गीता, इसलिए उसे हमसे और हमें उससे प्यार है। हाँ, वैसे उस दिन तुम्हारे पापा से मिला था, मैं काफ़ी रौबदार इंसान है और बहुत सॉफ्ट हार्ट भी है। एक ही शहर में रहते हुए भी हम उनसे नहीं मिल पा रहे हैं। कोशिश करेंगे इस हफ्ते जाकर उनसे मिले। आदित्य भी यहीं है, तुम दोनों ही चले जाओ। वैसे भी वो बता रहा था कोई कोर्ट सेशन शुरू होते होते अभी 1 हफ्ता लग जाएगा, सोमित ने कहा। तो अनामिका ने हाँ में गर्दन हिला दी। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंचे। ड्राइवर बाहर से ही वापस चला गया। अनामिका और सोमित अंदर आए। आदित्य भी घर आ चुका था और खाना खाकर ऊपर चला गया। अनामिका और सोमित को देखते ही राधा ने कहा, आ गए आप दोनों, चलो चलकर पहले खाना खाओ। जीजू आप चलिए, हम आते हैं, कहकर अनामिका सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। ऊपर आई तो देखा आदित्य, अवनी और काव्या बैठकर कैरम खेल रहे थे। अनामिका आदित्य के पास आई और प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा,
खाना खाया आपने? हाँ मैंने खा लिया, तुम खा लो। आदित्य ने अनामिका को देखकर कहा और वापस गेम में लग गया। अनामिका ने फ़ोन चार्जिंग पर लगाया और फिर हाथ मुंह धोकर नीचे चली आई। तनु ने खाना नहीं खाया था, इसलिए राधा ने उसे भी आकर खाना खाने को कहा। अनामिका और सुमित पहले से डाइनिंग पर मौजूद थे। सुमित को हंसता मुस्कुराता देखकर तनु को थोड़ा अच्छा लगा। वह भी आकर सुमित और अनामिका के साथ बैठकर खाना खाने लगी। तनु और सुमित को हंसते मुस्कुराते देखकर राधा को अच्छा लगा। उसने अनामिका की ओर देखा तो अनामिका ने पलकें झपकाकर उन्हें शांत कर दिया। खाना खाने के बाद सुमित अपने कमरे में चला गया और तनु राधा के साथ उनके कमरे में चली आई। अनामिका भी सब काम खत्म करके ऊपर चली आई तो आदित्य ने कहा, अनामिका आओ ना, कैरम खेलते हैं। नहीं आदित्य जी, आप लोग खेलिए, हमें थोड़ा काम है। तो आदित्य ने पूछा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ हम ठीक हैं, अनामिका ने कहा। तो आदित्य कुछ देर उसे देखते रहा और फिर उसे जाने का इशारा किया। अनामिका अपने कमरे में चली गई। खुशी खुशी एक हफ्ता निकल गया। राकेश जी से बात करके आदित्य ने अमायरा की एक छोटी सी लॉन्च पार्टी पास ही के एक होटल में रखी। उसने चंद्रशेखर सिन्हा को भी फ़ोन करके इनवाइट किया। आदित्य की किस्मत इन दिनों काफ़ी अच्छी थी। किसी मीटिंग के सिलसिले में सिन्हा जी इंदौर आने वाले थे। उन्होंने आदित्य के इनविटेशन को भी हाँ कह दिया। शाम की पार्टी के लिए राकेश जी ने बस कुछ खास लोगों को इनवाइट किया। उसी शाम दिल्ली में, डैड आप कहीं जा रहे हैं? निहारिका ने अपने पापा के रूम में आते हुए पूछा। हाँ बेटा, कल सुबह इंदौर में एक मीटिंग है और आज शाम एक लॉन्चिंग पार्टी है। चंद्रशेखर ने तैयार होते हुए कहा। निहारिका उनके सामने आई और उनकी टाई सही करते हुए कहने लगी, डैड जब देखो तब बस काम काम काम, मेरे लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं है। कितना वक्त हो गया है, हमने साथ में बैठकर खाना तक नहीं खाया। आई एम सो सॉरी माई डार्लिंग, ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। इस वीकेंड हम पक्का किसी ट्रिप पर चलेंगे। रहने दो डैड, आप फिर भूल जाएंगे। हे नेहू, तुम एक काम क्यों नहीं करती? मेरे साथ इंदौर चलो, वहाँ बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। ओ कम ऑन डैड, मैं निहारिका सिन्हा ऐसे छोटे शहर घूमूंगी? नो वे, मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने पेरिस जाना है। ओके एज यू विश, मैं निकलता हूँ, मेरी फ्लाइट है, अपना ख्याल रखना। कहते हुए सिन्हा जी ने निहारिका के सर को चूमा और वहाँ से चले गए। निहारिका भी अपने कमरे में चली आई और फ़ोन पर अपने दोस्तों के साथ पेरिस जाने का प्लान बनाने लगी। लॉन्चिंग की पार्टी में सभी घर वाले शामिल होने वाले थे। आदित्य सुमित के लिए एक कोट पैंट लेकर आया और उन्हें देकर कहा, आज शाम में ये आप पहनेंगे। लेकिन जीजू ने कहना चाहा तो आदित्य ने बात बीच में काटते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं, बस पहनना है। कहकर आदित्य वहाँ से चला गया। अनामिका की तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए उसने आने से मना कर दिया। आदित्य ने देखा तो अनामिका से कहा, अनु पार्टी कैंसिल कर देते हैं। नहीं आदित्य जी, सिर्फ हमारे लिए पार्टी कैंसिल करना अच्छा नहीं लगेगा। आप जाइए और पार्टी अटेंड कीजिए। तो आदित्य ने पूछा, आर यू श्योर? अनामिका ने हाँ कहा तो आदित्य उसके पास से उठा, कबर्ड से कपड़े निकाले। ब्लैक पैंट, वाइट टी शर्ट और ब्लैक ब्लेजर उन्हें पहनकर आदित्य अनामिका के सामने आया और कहा, ये ठीक है? हाँ रुकिए, हम आपको तैयार कर देते हैं। कहते हुए अनामिका उठी और आदित्य के पास आई। तो आदित्य बोला, अनामिका तुम आराम करो, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। इतनी भी खराब नहीं है, चलिए इधर आइए। कहकर अनामिका आदित्य को आईने के सामने ले आई और अपने हाथों से उसे तैयार करने लगी। आदित्य बस प्यार से उसे देखते जा रहा था।